जरा सोचिए, आप एयरपोर्ट पर हैं, घर जाने को तैयार, हाथ में बोर्डिंग पास है और बस गेट खुलने का इंतजार, और फिर अचानक आपकी फ्लाइट की स्क्रीन पर लिखा आता है कैंसल्ड। और सिर्फ आपकी नहीं। हाँ, आपके आसपास खड़े हजारों लोगों की फ्लाइट का भी यही हाल है। पिछले कुछ दिनों में यही हकीकत थी भारत के कई हवाई अड्डों की, जब देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का पूरा सिस्टम ही लड़खड़ा गया। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं है, ये तो बस कह सकते हैं शुरुआत थी। बिल्कुल, ये कहानी इस बात की है कि कैसे एक सिस्टम के फेल होने का असर, मतलब एक डोमिनो इफेक्ट की तरह दूसरे पर पड़ता है। आज हम रॉयटर्स, द इंडियन एक्सप्रेस और मिंट, इन सब में जो रिपोर्ट्स और एनालिसिस छपी हैं, उन्हें जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ, और सबसे जरूरी, हम इससे क्या सीख सकते हैं। सही ना है जो हमारी हवाई यात्रा को, हमारी ट्रेनों से और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को देश के विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ता है। तो चलिए इसी उलझे हुए धागे को सुलझाते हैं। सबसे पहले जमीनी हकीकत क्या थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो ने अचानक, मतलब बड़े पैमाने पर अपनी उड़ानें रद्द कर दी। एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी थी, गुस्सा था और एक अनिश्चितता का माहौल। हजारों यात्री, जिनमें परिवार थे, बुजुर्ग थे, जरूरी काम से जाने वाले लोग थे, सब के सब फंस गए थे। और इस घटना के स्केल को, इसके पैमाने को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई एक शहर में हुई छोटी मोटी तकनीकी खराबी नहीं थी। नहीं, ये देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, जिसका मार्केट शेयर 60% से भी ज्यादा है, उसके पूरे नेटवर्क में आया एक बड़ा भूचाल था। सही बात है। ये दिखाता है कि हमारी जो नेशनल कनेक्टिविटी है, वो एक ही कंपनी पर कितनी ज्यादा निर्भर हो गई है। जब वो कंपनी लड़खड़ाती है तो पूरे देश की रफ्तार पर ही ब्रेक लग जाता है। बिल्कुल सही कहा। मतलब एक तरह से कहें तो हमने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए हैं। हाँ, और इंडिगो वो टोकरी है। और जब वो टोकरी हिली तो असर तो पूरे सिस्टम पर दिखना ही था। और यहीं से कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। जब आसमान में रास्ते बंद हुए तो लोगों ने जमीन की तरफ देखा, और जमीन पर भारतीय रेलवे ने मोर्चा संभाला। देखिए, आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। अच्छा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने 75 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। 75? जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो ट्रेनें पहले से चल रही थीं, उनमें 116 अतिरिक्त कोच जोड़े गए। 116? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। दक्षिण, उत्तर और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जैसे जोन्स ने अपने अपने स्तर पर तुरंत अतिरिक्त कोच लगाकर हजारों लोगों को राहत दी। ये तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लगता है। मतलब रातों रात इतनी सारी ट्रेनें और कोच चलाना, ये कोई आसान काम तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और ये समझना जरूरी है कि 75 स्पेशल ट्रेनें चलाना सिर्फ एक घोषणा नहीं है। इसका मतलब है कि जो नेटवर्क पहले से ही जाम है, उस पर नई ट्रेनों के लिए जगह बनाना, अतिरिक्त लोको पायलट, क्रू, गार्ड सबको ड्यूटी पर बुलाना और पानी, सफाई जैसी सुविधाओं का इंतजाम करना, वो भी बिना किसी तैयारी के। हाँ, बिना किसी पूर्व सूचना के। ये भारतीय रेलवे के स्केल और उसकी क्षमता का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। मतलब रेलवे ने जो किया वो एक तरह से आग बुझाने जैसा था, जो काबिले तारीफ है। लेकिन सवाल यह है कि आग लगी ही क्यों? बिल्कुल। क्या हम हमेशा ऐसे ही एक सिस्टम के फेल होने पर दूसरे से पैबंद लगाने का इंतजार करते रहेंगे? आखिर देश की सबसे बड़ी, सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली एयरलाइन इस हाल में पहुंची कैसे? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे 3 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। अच्छा। 1, क्रू की कमी। दूसरा, रोस्टरिंग में गड़बड़ी, यानी क्रू को फ्लाइट्स सही तरीके से असाइन ना कर पाना। और सबसे अहम, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट, जिसे FDTL कहते हैं, उन नियमों का सख्ती से पालन। ओके। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए DGCA, यानी जो एविएशन रेगुलेटर है, उसने जांच के लिए पैनल भी बना दिए हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये FDTL नियम क्या है? और अगर ये नियम पहले से थे तो अचानक ऐसी क्या गड़बड़ी होगी कि पूरा सिस्टम ही बैठ गया? देखिए, FDTL नियमों को आप एक तरह से पायलट का बायोलॉजिकल सेफ्टी स्विच समझ सकते हैं। बायोलॉजिकल सेफ्टी स्विच? हाँ, जैसे एक मशीन ज्यादा गर्म होने पर अपने आप बंद हो जाती है, वैसे ही ये नियम पायलट और क्रू को खतरनाक स्तर तक थकने से रोकते हैं। ये कोई कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि आसमान में हमारी सुरक्षा की गारंटी है। तो फिर समस्या कहाँ है? तो समस्या नियम में नहीं है। समस्या इस बात में लगती है कि इंडिगो का जो ऑपरेशनल मॉडल है, वो शायद इन नियमों के बिल्कुल मार्जिन पर ही चल रहा था। मार्जिन पर चल रहा था? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये संकट सिर्फ प्लानिंग की कोई छोटी मोटी गलती नहीं है।
ये उस अल्ट्रा लो कॉस्ट मॉडल का एक साइड इफेक्ट हो सकता है, जहां एयरलाइंस अपने रिसोर्सेज, खासकर क्रू को बिल्कुल किनारे तक स्ट्रेच करती हैं। अच्छा। हर मिनट और हर कर्मचारी का अधिकतम इस्तेमाल किया जाता है ताकि टिकट सस्ते रहें। इस मॉडल में जरा भी शॉक, मतलब कोई भी झटका सहने की गुंजाइश नहीं होती। तो एक भी चीज गड़बड़ हुई? हाँ, एक भी पुर्जा हिला, जैसे कुछ क्रू मेंबर्स बीमार हो गए या रोस्टिंग में कोई गड़बड़ हुई, और पूरी मशीन ठप हो जाती है। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब जो हमें सस्ता टिकट मिलता है वो इस जोखिम के साथ आता है। एक तरह से, हाँ। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिन पर इस पूरी गड़बड़ी का सबसे गहरा असर हुआ, यात्री। जमीनी हकीकत क्या थी? रिपोर्ट्स में कुछ दिल दहलाने वाले उदाहरण हैं। तत्काल टिकटों की मांग इतनी बढ़ गई कि बुकिंग खुलते ही मिनटों में सारी सीटें भर गई। पटना जंक्शन जैसे स्टेशनों पर हजारों की भीड़ और मीलों लंबी कतारें लग गईं। और ये सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं था। जो लोग किसी भी तरह हवाई यात्रा करना ही चाहते थे, उनके लिए तो मानो बाजार में लूट मची हुई थी। हाँ, मैंने भी सुना। हमारे स्रोतों के मुताबिक दिल्ली मुंबई जैसे सबसे व्यस्त रूट पर एक टिकट का किराया 48,972 रुपए तक पहुंच गया। क्या? 48,000 रुपए? जी हाँ, 48,972 रुपए। ये सामान्य किराए से 10 गुना ज्यादा था। बाप रे। कुछ यात्रियों ने तो मजबूरी में अनऑथराइज्ड एजेंटों और ब्रोकरों का सहारा लिया, जो उनसे मनमाने पैसे वसूल रहे थे। ये डायनामिक प्राइसिंग का सिस्टम क्या है जो ऐसे समय में इतना क्रूर हो जाता है? ये डायनामिक प्राइसिंग का सिस्टम बिल्कुल उबर के सर्च प्राइसिंग जैसा है। थ्योरी में ये मांग और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए बना है। ओके। जब सीटें कम और यात्री ज्यादा होते हैं तो एल्गोरिथम अपने आप दाम बढ़ा देता है। सामान्य दिनों में ये बिजनेस मॉडल काम करता है, पर संकट के समय में? लेकिन इस घटना ने एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या एक जरूरी सेवा के लिए इस ऑटोमेटेड सिस्टम की कोई ऊपरी सीमा भी होनी चाहिए? क्या संकट के समय मुनाफा कमाना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए? सही बात है। ये सिर्फ एक एयरलाइन का मुद्दा नहीं है, ये एक नीतिगत सवाल है जिस पर अब बहस होनी ही चाहिए। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ये सिर्फ एक एयरलाइन के संकट से कहीं ज्यादा बड़ी लगती है। इससे हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्या कमजोरियां सामने आई हैं। इसमें 3 बड़े प्रणालीगत जोखिम और सबक साफ दिखते हैं। पहला जोखिम है ऑपरेशनल सेंट्रलाइजेशन। अच्छा, मतलब एक ही कंपनी पर निर्भरता। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, हमने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए हैं। एक बड़ी एयरलाइन की विफलता का असर पूरे देश की कनेक्टिविटी पर पड़ता है। ये दिखाता है कि बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और मजबूत विकल्प होना कितना जरूरी है। और दूसरा सबक शायद प्राइसिंग मॉडल से जुड़ा है, जिसकी हमने अभी बात की। जी हाँ, दूसरा सबक ये है कि संकट के समय ये डायनामिक प्राइसिंग मॉडल यात्रियों का शोषण कर सकता है। हमें सोचना होगा कि क्या रेगुलेटर को ऐसी स्थितियों में दखल देने का अधिकार होना चाहिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है इंटर मॉडल समन्वय की जरूरत। मतलब अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के बीच तालमेल। रेलवे की प्रतिक्रिया शानदार थी, लेकिन वो एक तात्कालिक, एक इमरजेंसी वाला इंतजाम था। भविष्य के लिए एक स्थायी योजना की जरूरत है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो पहले से तैयार हो। बिल्कुल। अभी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलग अलग, आप कह सकते हैं, सेलों में काम करता है। एयरलाइन, रेलवे, बसें सब अपनी अपनी दुनिया में है। हाँ, सही है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी इतना ही स्मार्ट और इंटीग्रेटेड होना चाहिए। तो इसका सीधा मतलब यह है कि भले ही ट्रेनों ने कई लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया, लेकिन ये पूरी घटना एक बड़ी चेतावनी है, एक वेकअप कॉल है। बिल्कुल। हम कुछ बड़े खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, और जब उनमें से कोई एक लड़खड़ाता है तो इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। इस बीच जो यात्री अभी भी इस स्थिति से जूझ रहे हैं या भविष्य में ऐसी किसी स्थिति में फंस सकते हैं, उनके लिए कोई व्यवहारिक सलाह है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। इन सभी रिपोर्ट से जो एक सबसे बड़ा सबक यात्रियों के लिए निकलता है वो है हर चीज को डॉक्यूमेंट करें। डॉक्यूमेंट करें मतलब आपकी फ्लाइट कैंसिलेशन का ईमेल या स्क्रीनशॉट, एयरलाइन से हुई बातचीत का रिकॉर्ड, अतिरिक्त होटल में रुकने का बिल, बस या ट्रेन की टिकट जो आपको मजबूरी में लेनी पड़ी, हर छोटी बड़ी चीज का सबूत संभाल कर रखें। अच्छा। जानकारी और सबूत, यही 2 चीजें हैं जो बाद में आपकी किसी भी उपभोक्ता शिकायत या बीमा क्लेम को मजबूत बनाती हैं। ये एक बहुत ही ठोस सलाह है। तो अब आगे क्या? आने वाले दिनों में हमें किन बातों पर नजर रखनी चाहिए जिससे पता चले कि स्थिति सुधर रही है या नहीं? 3 मुख्य चीजें हैं जिन्हें हमें मॉनिटर करना होगा।
पहली और सबसे अहम है DGCA की जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष। जिससे पता चलेगा कि असल में गड़बड़ कहाँ हुई। बिल्कुल, इसी से दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि क्रू मैनेजमेंट असल में फेल क्यों हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और दूसरी चीज है इंडिगो द्वारा अपने नेटवर्क को सामान्य स्थिति में लाने की घोषणाएं। क्या वे सिर्फ बयान दे रहे हैं या वाकई उनकी 100% उड़ानें समय पर चल रही हैं, इस पर नजर रखनी होगी। सही। और तीसरी और आखिरी बात है रेलवे द्वारा चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों की समय सीमा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये व्यवस्था अस्थायी तौर पर 10 से 12 दिसंबर तक के लिए हो सकती है। अच्छा। तो ये जानना जरूरी है कि ये राहत कब तक जारी रहेगी ताकि यात्री अपनी योजना बना सकें। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। एक बड़ी एयरलाइन का ऑपरेशनल संकट, उसने पूरे देश में एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मची, जिससे हजारों यात्री रेलवे की ओर भागे। रेलवे ने तेजी से राहत दी, लेकिन इस पूरी घटना ने हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की सबसे बड़ी कमजोरियों को साफ तौर पर उजागर कर दिया है। कौन सी कमजोरियां? एक कंपनी पर अत्यधिक निर्भरता और अलग-अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के बीच तालमेल की कमी। बिल्कुल, तात्कालिक संकट को तो किसी तरह संभाल लिया गया, लेकिन असली परीक्षा ये है कि हम इससे सीखते क्या हैं और आगे क्या करते हैं। सही। ये घटना हवाई और रेल यात्रा के बीच उस अदृश्य निर्भरता को सामने लाती है जो तब तक नहीं दिखती जब तक सिस्टम टूटता नहीं है। हमने देखा कि एक सिस्टम की विफलता का बोझ सीधे तौर पर दूसरे पर आ जाता है और इसका खामियाजा आम यात्री को भुगतना पड़ता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का अंत एक विचार के साथ करते हैं। ये पूरी स्थिति एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जैसे जैसे हमारे परिवहन नेटवर्क अधिक जटिल और आपस में जुड़ते जा रहे हैं, क्या हमें एक एकीकृत राष्ट्रीय गतिशीलता योजना, एक नेशनल मोबिलिटी प्लान की जरूरत नहीं है? एक ऐसी योजना जो किसी एक ट्रांसपोर्ट माध्यम के फेल होने पर दूसरे से अपने आप बिना किसी देरी के मदद शुरू कर दे, बजाय इसके कि हम हर बार घटना होने के बाद राहत के उपायों पर निर्भर रहें। क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम रिएक्टिव होने की बजाय प्रोएक्टिव बने?